क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बेटा हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम और ये प्लांट किंगडम का लास्ट लेक्चर है। देखो कितनी खुशी मिली सुन के इसको कि चलो कम से कम सर ये खत्म तो हुआ। एक्चुअली बेटा प्लांट किंगडम में हमने कई सारी चीजों को पढ़ा। हमने एल्गी को पढ़ा, हमने ब्रायोफाइटा को देखा, हमने टेरिडोफाइटा को देखा, हमने के जिम्नोस्पर्म को देखा हमने, और फिर सबके हमने कुछ स्पेसिफिक फीचर्स को भी देखा। तो हर एक जो क्लास को हमने पढ़ा, जैसे हमने जब एल्गी को पढ़ा, फिर हमने ब्रायोफाइटा को देखा, टेरिडोफाइटा को देखा, जिम्नोस्पर्म को देखा, तो हर एक में हमने दो चीजों पर फोकस किया। एक तो उनके जनरल फीचर्स जो एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग देखा कि भाई किसको हमने स्पर्मेटोफाइटा में रखा, किसको ट्रेकियोफाइटा में रखा हमने। फिर हमने सबके स्पेसिफिक फीचर्स को देखा हमने कि किसमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, हमने देखा कि एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा का विकास हुआ, ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा का डेवलपमेंट हुआ, टेरिडोफाइटा के बाद में जिम्नोस्पर्म का डेवलपमेंट हुआ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एंजियोस्पर्म के ऊपर। अब लेकिन एक बात ध्यान रखिए, एंजियोस्पर्म में एंजियोस्पर्म के बारे में हम काफी कुछ जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके। जैसे जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा हमने तो हमने एंजियोस्पर्म की पूरी मॉर्फोलॉजी को देखा। जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा हमने तो हमने पूरी की पूरी एनाटॉमी को देखा, हमने एंजियोस्पर्म की एनाटॉमी को देखा। ठीक है, मतलब हम काफी कुछ एंजियोस्पर्म के बारे में ऑलरेडी एनाटॉमी के लेवल पर, मॉर्फोलॉजी के लेवल पर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना, और इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ा हमने, तो वहां हमने देखा कि कैसे एंजियोस्पर्म के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिंगेमी का मतलब क्या होता है, सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आप उसके उत्तर देंगे। आपको बताना, ये मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखा हूं, मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखता जाऊंगा और आपको ये बताना है कि ये किस प्लांट ग्रुप में आपको देखने मिलती है। तो मैंने आपसे कहा, सबसे पहले मैंने लिखा रेमेंटा किस प्लांट में देखने मिलेगा आपको। ठीक है, आपको बताना है इसके बाद जो है सर्सिनेट टायक्सिस, सर्सिनेट टायक्सिस कहां देखने मिलेगा आपको। ठीक है, आपको बताना है फर्स्ट टाइम एनिमोफिली किस में देखने मिला, किस प्लांट ग्रुप में फर्स्ट टाइम आपको एनिमोफिली देखने मिला। ठीक है, आपको बताना है विंग्ड पॉलन ग्रेन किस प्लांट ग्रुप में आपको देखने मिलते हैं। ठीक है, आपको बताना है एगेरोफाइट किस प्लांट ग्रुप में हमको मिलते हैं। ठीक है, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है रेमेंटा किस प्लांट ग्रुप में देखा आपने, सर्सिनेट टायक्सिस किस प्लांट ग्रुप में देखने मिलता है। यदि प्लांट का नाम बता पाए बहुत अच्छी बात है बेटा। के एनिमोफिली पहली बार किस प्लांट ग्रुप में देखा गया, विंग्ड पॉलन ग्रेन किस में देखे जाते हैं, एगेरोफाइट किस प्लांट ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, क्लियर। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपसे किया और हमको थोड़ा देखो बेटा, चैप्टर भले ही पूरा हो जाए लेकिन हमको इसको एक दूसरे से पूछते रहना है। मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा डीपीएस के अंदर और थोड़ा सा रिकॉल करते चल रहा है ना बेटा। जो भी हमने एफर्ट किया है उसका हमारा जो है वो, और देखो उसका हमको बेहतर रिजल्ट मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप एक बात दिमाग में रखो बेटा कि एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल नहीं भूलना है आपको, समझ गए। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स के, बड़े सुंदर से फ्लावर देख रहे हैं। आप देखिए कितना सुंदर फ्लावर है, फ्लावर में आपको जो है वो आप देख रहे हैं कि आपको सुंदर सी जो है पर्पल कलर की पंखुड़ियां दिखाई पड़ रही है आपको के। एंड दिस इज दी एक्चुअली फ्लावर क्या, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट के, फ्लावर क्या है वो एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फ्लावर के अंदर कितने रिंग होते हैं, 4 रिंग होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। सबसे बाहर वाले ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर को कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स की यूनिट को सेपल कहते हैं। उसके बाद कोरोला होता है, कोरोला की यूनिट को हम पेटल कहते हैं। देन एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की यूनिट को हम स्टेमेन कहते हैं। देन गाइनोशियम, उसकी यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। याद है कि नहीं याद, मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ये पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब कई बच्चे क्या करते हैं जब लेक्चर सुनते हैं तो वो अपने आप को बोलते हैं हम तो 11th के, हमको 12th का कैसे पता होगा। देखो बेटा मैं क्लियर कर दूं कि बायोमेंटर्स इज दी ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर हम
पूरा फोकस, पूरा 101% फोकस हम नीट पर ही रखते हैं के। और मैं कह रहा हूं आपसे, यदि आप नीट के लिए अच्छे से पढ़ेंगे ना तो कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जो आपका खराब हो के। ऐसा नहीं है कि बोर्ड का पेपर नहीं बनेगा या 11th का पेपर नहीं बनेगा। आप नीट के लिए दिल से पढ़िए, आपका कह रहा हूं मैं, बोर्ड का पेपर सबसे आसान लगेगा आपको और 11th का पेपर भी आपको एकदम आसान लगेगा, ठीक है ना। इसलिए जो है बार बार कि मेरे बोर्ड का एग्जाम, मेरा ये एग्जाम, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब है केवल मेरे लिए तो बड़ा लक्ष्य है। मैं हम लोग अर्जुन को दिखाई पड़ा था, चिड़िया की आंख दिखाई पड़ी थी अर्जुन को। बिल्कुल वैसे ही बायोमेंटर्स को केवल नीट दिखाई पड़ता है, नीट के आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई पड़ता, ठीक है। बस नीट है मतलब मेडिकल कॉलेज तक आपको पहुंचाना, यही हमारा लक्ष्य है, ठीक है। देखिए अगेन इट्स अगेन ए ब्यूटीफुल फ्लावर आपको दिखाई पड़ रहा है सामने स्क्रीन में, ठीक। और हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर के एस्टिवेशन दिखाई पड़ते हैं इनके। अच्छा बताइए किस एंजियोस्पर्म की फैमिली में, क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे, किस एंजियोस्पर्म की फैमिली में आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने मिलता है? किस एंजियोस्पर्म की फैमिली में आपको वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखने मिलता है? ठीक है, क्लियर। तो क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं बेटा कि एंजियोस्पर्म जो है दे आर दी फ्लावरिंग प्लांट्स। इनमें वैरायटी ऑफ फ्लावर्स हमको देखने मिलते हैं। देखो फर्क ये कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल यानी जिम्नोस्पर्म को में सीड होते हैं, इसलिए उनको हमने फेनोरोगेम्स के अंदर रखा। जिम्नोस्पर्म में चूंकि सीड होते हैं इसलिए उनको हमने फेनोरोगेम्स में रखा हमने, जबकि एंजियोस्पर्म में सीड भी होते हैं और फ्लावर भी होता है। अब खास बात ये कि यहां पर जो ओव्यूल होता है, एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर होता है, नेकेड नहीं होता, यानी बाहर नहीं लगा होता, वो ओवरी के अंदर होता है, ठीक है, इनक्लोज होता है। इट इज इनक्लोज बाय द ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल बिकम्स सीड एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट। एंड जो भी फल होते हैं, फल वास्तव में क्या होते हैं, वो ओवरी होते हैं, ठीक है, क्लियर। देख रहे हैं हम दिखाई पड़ रहा है हमें तस्वीर में साफ साफ कि फलों के अंदर हमको देखिए तरबूजा देखिए, आप देखिए वाटरमेलन देखिए, आपको सीड दिखाई पड़ रहा है, कीवी में सीड दिखाई पड़ रहा है, पपाया में सीड दिखाई पड़ रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर सीड प्रेजेंट है। और फ्रूट क्या है एक्चुअली में, फ्रूट इज द फर्टिलाइज्ड ओवरी। फ्रूट इज द फर्टिलाइज्ड ओवरी एंड सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक है। चलिए अनलाइक द जिम्नोस्पर्म के विपरीत वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जहां पर ओव्यूल नग्न होते हैं, नेकेड होते हैं, इन एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लावर्स। के देखिए यहां पर हमको स्पेशलाइज्ड फ्लावर्स देखने मिलते हैं। और फ्लावर की मॉर्फोलॉजी हमने काफी अच्छे से पढ़ी हुई है, हमने देखा है क्या होता है फ्लावर के आधार बंध को पेडिसेल बोलते हैं। पेडिसेल का ऊपरी फूला हिस्सा थैलेमस कहलाता है। थैलेमस में 4 नोड होते हैं, रिंग में होते हैं। सबसे बाहर कैलिक्स लगता है, कैलिक्स की यूनिट को सेपल कहते हैं। देन कोरोला होता है, कोरोला की यूनिट को हम जो है पेटल कहते हैं, जो कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम, उसकी यूनिट को स्टेमेन कहते हैं हम। देन फीमेल पार्ट होता है गाइनोसियम, उसकी यूनिट को हम कार्पल कहते हैं। कार्पल के लिए पिस्टिल वर्ड भी यूज करते हैं हम, ठीक है। एंजियोस्पर्म में सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं, क्योंकि सीड क्या होते हैं बेसिकली ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होते हैं, और फ्रूट क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवरी होते हैं। तो वास्तव में क्या होता है कि इसमें जो फीमेल पार्ट होता है कार्पल, उसमें होता है स्टिग्मा, देन स्टाइल, और होता है ओवरी, ठीक है। यानी फीमेल पार्ट जो कार्पल होता है, कार्पल के बेटा 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल, एंड लास्ट होता है इसका ओवरी। ओवरी इज द फर्टाइल पार्ट। ओवरी के अंदर ये प्लासेंटेशन होते हैं, ये प्लासेंटा होता है, और इस पर लगे होते हैं ओव्यूल, इस पर ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है, क्लियर। इंटरेस्टिंग बात है कि एंजियोस्पर्म राइज टू डोमिनेंस के एंजियोस्पर्म वेरी अबंडेंट इन फॉसिल रिकॉर्ड ऑफ द लेट क्रेस्टेशियस पीरियड के ह्यूमन प्लेड रोल इन प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन ड्यूरिंग द क्वार्टरनी पीरियड। तो याद रखिए असल में ऐसा कहा जाता है कि आज एंजियोस्पर्म सबसे डोमिनेटिंग प्लांट है अर्थ पर, जिन्होंने जिम्नोस्पर्म को बड़े पैमाने पर रिप्लेस किया। मोस्ट ऑफ दी फॉसिल रिकॉर्ड बतलाते हैं कि लेट क्रेस्टेशियस पीरियड के आखिर में आपको बकायदा एंजियोस्पर्म के डोमिनेंस के सबूत मिलते हैं। आपको समझ में आता है कि क्रेस्टेशियस पीरियड के लास्ट में एंजियोस्पर्म अर्थ पर डोमिनेट करने लगे थे। और इंसान ने, ह्यूमन ने भी जो है वो क्रॉप, यानी हमने भी जो क्रॉप में चुना, हमने क्या चुना, हमने उन पौधों को चुना जिनसे हमको फल मिलता है, सीड मिलते हैं, कि ऐसे सीड मिलते हैं जो एडिबल सीड है। तो मोस्टली हमने जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हमने जो है वो चुना और उसको हमने कल्टीवेट करना शुरू किया।
सीड के डिस्पर्सल में जो है वो, इसके सीड के डिस्पर्सल में तमाम एनिमल्स हेल्प करते हैं, ह्यूमंस ने भी हेल्प किया, ठीक है। The angiosperms are an exceptionally large group of plant occurring in wide range of habitat के इनके अंदर एडॉप्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है। ये आपको हाइड्रोफाइट के रूप में मिलेंगे, आपको जीरोफाइट के रूप में मिलेंगे, आपको मीजोफाइट के रूप में मिलेंगे। जो पानी के अंदर रहेंगे हाइड्रोफाइट, जो मरुस्थल में रहेंगे जीरोफाइट, और जो नॉर्मल लैंड में रहेंगे वो मीजोफाइट होते हैं, ठीक है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट बोल्फिया, सबसे छोटा एंजियोस्पर्म होता है बोल्फिया, भूलना नहीं है, ठीक है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म प्लांट है बोल्फिया, और सबसे बड़ा होता है यूकेलिप्टस, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए, कि सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म का नाम आप मुझे कमेंट में लिख भेजिए, कि विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटे जिम्नोस्पर्म का नाम मुझे आप लिख भेजिए, और सबसे बड़े जिम्नोस्पर्म का नाम बताइए। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म एंड स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म क्या है? यहां मैंने आपको बताया बोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म एंड द यूकेलिप्टस द टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। याद रखिए, एंजियोस्पर्म से हमको भोजन मिलता है, ठीक है, पशु चारा मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलती है, और भी कई कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमको यहां पर मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। और आप देखेंगे कि जो है वो जो दुनिया की टॉप जो क्रॉप है वो सब की सब एंजियोस्पर्म से हमको मिलती है, ठीक है। फैमिली ग्रैमिनी एंड फैमिली सोलेनेसी, याद रखिएगा, फैमिली ग्रैमिनी, फैमिली सोलेनेसी, फैमिली लेग्यूमिनेसी, ठीक है, ये सबसे बड़े सोर्स है फूड के। फैमिली ग्रैमिनी सारे अनाज उससे मिलते हैं, फैमिली लेग्यूमिनेसी सारी दालें उससे मिलती है, फैमिली सोलेनेसी से हमको आलू मिलता है, टमाटर मिलता है, मिर्ची मिलती है, ये सब फैमिली सोलेनेसी के मेंबर होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म को हम जो है दो क्लास में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स के। और इसे डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा? वो क्राइटेरिया होता है इसका कि एम्ब्रियो के अंदर कितने कोटिलिडन है के, यदि दो कोटिलिडन है, एम्ब्रियो के अंदर दो कोटिलिडन है, डाइकॉट है, एक है तो मोनोकॉट है। अब आप बोलोगे सर एम्ब्रियो के अंदर ये कोटिलिडन क्या होता है? तो इसका मतलब पिछले लेक्चर मिस किया आपने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को मिस किया आपने। दरअसल एम्ब्रियो के अंदर कोटिलिडन क्या होती है? एम्ब्रियोनल लीव्स होती है, बेसिकली दे आर दी एम्ब्रियोनल लीव्स, जिनके अंदर फूड स्टोर होता है। जब एम्ब्रियो डेवलप होकर सीडलिंग को बनाता है तो उस फूड का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए आपके सामने इमेज में एक डाइकॉट दिखाई पड़ा है, एक मोनोकॉट आपको प्लांट आपको दिखाई दे रहा है पेट के। डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं? इनके सीड के अंदर आपको बकायदा, देखो अब आपको देखो सिंपल तरीका है, आप मूंगफली का दाना लीजिए, ग्राउंडनट लीजिए, छिलका उतारिए, देखेंगे आप दो हिस्सों में बटा होता है। चना लीजिए, चने का छिलका उतारिए, देखिए दो हिस्सों में बटा होता है। आप मटर लीजिए, मटर का छिलका उतारिए, दो हिस्सों में बटा होता है उसका सीड जो है। तो जिन सीड को आप दो हिस्सों में बराबर बांट देख सकते हैं खोलने के बाद, वो क्या है? वो है डाइकॉट। आम देखिए, अब आम की गुठली जो होती है ना, आम का गुठली होती है, उसको आप हटाइएगा, अंदर देखिए अंदर सीड होता है उसके अंदर। जो आम की गुठली होती है वो एंडोकार्प होता है, उसके अंदर सीड होता है, आप देखेंगे उसके भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है ना। गेहूं का दाना लीजिए, क्या दो हिस्सों में बांट सकते हैं उसको आप? नहीं। चावल का दाना दो हिस्सों में नहीं। मतलब मोनोकॉट जो होता है उसमें आपको दो हिस्से देखने नहीं मिलेंगे, उसमें सीड के अंदर, यहां पे दो हिस्से देखने मिलेंगे। तो यहां पे क्या होता है कि सीड में आपको दो कोटिलिडन देखने मिलते हैं। और याद रखना, डाइकॉट में आपको लीव्स के अंदर रेटिकुलेट वीनेशन देखने मिलता है। लीफ के अंदर जो, अब रेटिकुलेट वीनेशन का मतलब क्या होता है बेटा? और ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ ऑलरेडी पहले, ठीक है। ये लीफ है, लीफ के अंदर मिडरिब होगा और उससे ब्रांचेस निकलेंगी और सब ब्रांचेस निकलेंगे के, तो लीफ के अंदर बाकायदा आपको ब्रांचिंग देखने मिलेगा, रेटिकुलेट वीनेशन जाल के समान देखने मिलेगा। फिर टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर होते हैं। फ्लावर में जो फ्लावर के अंदर जो भी मेंबर्स है, सेपल्स हुए, पेटल्स हुए। सेपल्स क्या है बेटा? कैलिक्स है। पेटल्स क्या है? वो करोला है। तो जैसे पंखुड़ियां हैं, समझिए सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं आपको, जो फ्लावर की पंखुड़ियां हैं वो 4 या 5 के सेट में होंगी, ठीक है। मतलब जो फ्लावर होगा वो इस तरह का होगा, इसमें 5, देखिए 5 मेंबर दिखाई पड़ रहा है इसमें, ठीक है, या 4, ठीक है। और ऐसा यदि फ्लावर है आपका, फ्लावर यदि ऐसा है आपका 3 मेंबर है, ये मोनोकॉट का फ्लावर है, ठीक है। यानी आपको 3 पेटल दिखाई पड़ रहे हैं, 3 सेपल दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ट्राइमेरस कंडीशन। ट्राइमेरस कंडीशन मोनोकॉट में होती है, टेट्रामेरस और पेंटामेरस कंडीशन जो है डाइकॉट में होती है। फ्लावर में 4 या 5 आपको मेंबर देखने मिलते हैं रिंग के अंदर, ठीक है। देखिए
डाइकॉट मोनोकॉट में हमने अंतर लिखा। हमने कहा कि मोनोकॉट के सीड में एक कॉटिलीडन है एम्ब्रियो के अंदर, डाइकॉट के सीड में क्या है, दो कॉटिलीडन है यहाँ पे के। फिर देख रहे हैं हम यहाँ पे कि जो लीफ है मोनोकॉट की उसमें पैरेलल वीनेशन देखने मिलता है, लंबी लंबी पैरेलल वीन्स देखने मिलती है और लॉन्ग नैरो लीफ होती है, जबकि डाइकॉट की लीफ ब्रॉड होती है और नेटवर्क ऑफ वीन्स देखने मिलता है, रेटिकुलेट वीनेशन देखने मिलता है के। मोनोकॉट के अंदर जो स्टेम होता है उसमें आप वेस्कुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। स्टेम के अंदर जो आप देखते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल ग्राउंड टिश्यू के अंदर बिखरे होते हैं, जबकि डाइकॉट में वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं, ठीक है। मोनोकॉट में फ्लावर के पार्ट्स जो होते हैं वो 3 या 3 के मल्टीपल में होते हैं, 3 या 3 के मल्टीपल में होते हैं, जबकि डाइकॉट में फ्लावर के पार्ट 4 और 5 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक है। देखिए आप है ना, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा अच्छा इमेज है इसके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें के। सीड में एक कॉटिलीडन मोनोकॉट में, डाइकॉट में 2 कॉटिलीडन। मोनोकॉट में रूट फाइबर्स होती है, डाइकॉट में रूट टैप रूट सिस्टम होता है। मोनोकॉट में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, डाइकॉट में रिंग में अरेंज होते हैं। मोनोकॉट में लीफ में पैरेलल वीनेशन होता है, डाइकॉट में नेट लाइक या रेटिकुलेट वीनेशन होता है। मोनोकॉट में जो है फ्लावर में 3 से 3 मेंबर होते हैं, हर रिंग में 3 पंखुड़ियां होंगी, इसमें 3 जो है वो पेटल होंगे, 3 सेपल होंगे या इसके मल्टीपल में होंगे। डाइकॉट में 4 या 5 पेटल या सेपल होंगे या इसके मल्टीपल में होंगे। क्लियर, ठीक। देखिए मोनोकॉट में एक कॉटिलीडन है, पैरेलल वीनेशन है, ट्राइमरस फ्लावर होता है। क्लियर, ठीक है ना। अब देखो हम जो है वो एक एंजियोस्पर्म के टिपिकल फ्लावर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें दिखाई पड़ रहा है बेटा सबसे पहले नीचे जो फ्लावर का आधार है, जो वो क्या है उसे बोलते हैं पेडिसेल बोलते हैं। पेडिसेल का ऊपर का हिस्सा जो है रिसेप्टेकल कहा, उसको हम थैलेमस भी कहते हैं। इसके ऊपर देखिए सेपल है। सेपल क्या होता है, कैलिक्स की यूनिट होती है, यानी पूरी रिंग को हम कैलिक्स बोलते हैं, एक इकाई को सेपल कहते हैं। उसके ऊपर कोरोला है, कोरोला की पूरी यूनिट, पूरी की पूरी रिंग को कोरोला बोलते हैं, उसकी इकाई को पेटल बोलते हैं। फिर हम देख रहे हैं, हमको दिखाई पड़ रहा है बेटा स्टेमेन दिखाई पड़ रहा है, जो कि मेल पार्ट है। स्टेमेन क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। क्लियर। और एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, जहां माइक्रोस्पोर बनते हैं। कार्पल क्या होता है, कार्पल फीमेल पार्ट होता है, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। क्लियर, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर का स्टेमेन होता है। स्टेमेन सिलेंड्रिकल फिलामेंट और एक एंथर से बना होता है, एंथर टिप पे होता है। और एंथर क्या होता है, डाइथेकस एंथर होता है, 2 लोब से बना हुआ एंथर होता है, डाइथेकस एंथर होता है। और एंथर में इंटरनली क्या होते हैं, 4 स्पोरेंजिया देखने मिलते हैं। इट इज बाइलोब्ड टेट्रा स्पोरेंजिएट एंथर, ठीक है। क्लियर, ठीक है। और ये जो है वो टिप फिलामेंट के टिप पर एंथर जुड़ा होता है, उससे पूरा का पूरा क्या बनता है, स्टेमेन बनता है। के विद इन द एंथर पॉलन मदर से, एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी बेटा, उसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगी, उसमें होगी मियोसिस, उससे माइक्रोस्पोर बनेगा। और माइक्रोस्पोर जब बाहर रिलीज होगा उसे ही हम पॉलन ग्रैंड बोलेंगे, हम मेल गेमिटोफाइट को बनाता है, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, पिस्सिल बोलते हैं इसको बेटा हम, या इसको हम कार्पल भी कहते हैं, पिस्सिल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। और इसको हम मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं, इसको मेगास्पोरोफिल भी इसको हम कह सकते हैं। कि पिस्सिल में एक नीचे वो ओवरी होगा, स्टिग्मा है, स्टाइल है, देन ओवरी के लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है और ओवरी होता है। के याद रखना, स्टिग्मा वो हिस्सा होता है जो पॉलिनेशन के समय पॉलन ग्रैंड को रिसीव करता है। तो स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट जो कि पॉलन ग्रैंड को रिसीव करता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रैंड का ट्रांसफर जो होता है उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ओवरी में ओविल पाए जाते हैं। जनरली ईच ओव्यूल हैज मेगास्पोर मदर सेल, हर ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल होती है जो म्यूसिस में भाग लेती है और 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर आती हैं, उसमें से एक मेगास्पोर सर्वाइव करता है जो कि चालजा सिरे वाला होता है। अब चालजा सिरे वाला क्या मतलब क्या होता है कि ओव्यूल में एक ओपनिंग होती है सामने, उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, पिछले हिस्से को बोलते हैं हम चालजा कहते हैं, ठीक है। ओव्यूल जो होता है उसमें बकायदा हम कहते हैं कि ओव्यूल में एक ओपनिंग होती है और ओव्यूल के एक्सिस को जिस पर ओव्यूल जुड़ा होता है उसे क्या होता है, फ्यूनिकल बोलते हैं। तो फ्यूनिकल मतलब हमने कहा कि फ्यूनिकल जो है होता है वो ओव्यूल के बॉडी ऑफ ओव्यूल से जुड़ा होता है। और आपको मोस्ट ऑफ दी एंजियोस्पर्म में आपको इन्वर्टेड ओव्यूल देखने मिलता है, इसको बोलते हैं हम एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं, इसको हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है हमने ऑलरेडी। फिर जो फीमेल गेमिटोफाइट, आपने जिम्नोस्पर्म के अंदर फीमेल गेमिटोफाइट को आपने कहा था एंडोस्पर्म, क्योंकि हैप्लॉइड था, उसके अंदर कई सारी आर्किगोनिया प्रेजेंट थी।
एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं होती है। यहां पर जो सर्वाइविंग मेगास्पोर मदर सेल, जो सर्वाइविंग मेगास्पोर होता है, देखो एक मेगास्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजनरेट कर गए, केवल 1 मेगास्पोर बचेगा और वो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। और वो फीमेल गैमेटोफाइट होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। क्या होगा वो? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होगा। उसे बोलेंगे हम एम्ब्रियोसेक। क्या बोलेंगे उसको बेटा? उसे बोलते हैं हम एम्ब्रियोसेक कहते हैं। तो ईच एम्ब्रियोसेक हैज 3 सेल्ड एग एपरेटस, 3 कोशिका वाला एग एपरेटस होगा, उसमें एक एग होगा, 2 आजू बाजू सिनरिड कोशिकाएं होंगी, 3 एंटीपोडल सेल होंगी और 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगी। तो कुल मिलाकर जो एम्ब्रियोसेक है उसमें 7 सेल होती है। वो 7 सेल क्या होती है? एक तो सेंट्रल सेल होती है, 3 एंटीपोडल सेल होती है, 2 सिनरिड सेल होती है और एक एग सेल होती है। ठीक है ना? ऐसे 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। उसमें एक न्यूक्लियाई होता है एग सेल का। Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. 2 न्यूक्लियाई होते हैं सिनरिड सेल के, 3 न्यूक्लियाई होते हैं एंटीपोडल सेल के और 2 न्यूक्लियाई होते हैं सेंट्रल पोल सेल के, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं इनको हम। ठीक है, क्लियर? देखिए, यदि आप जो है वो एम्ब्रियोसेक को देखें तो एम्ब्रियोसेक आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये मैंने कहा ये हो गई इसकी एंटीपोडल सेल, ये इसकी एंटीपोडल सेल हो गई। ठीक है, ये हो गया एग, ये एग हो गया इसका। ठीक है, ये हो गई है सिनर्जिड सेल जो एक को घेरती है। इन्हें हमने सिनर्जिड सेल का, जो एक को चारों ओर से घेर रही होती है, ठीक है, एक को घेर रही है। ठीक है, फिर बीच में बड़ा सा वैक्यूल होता है इसमें और ये होते हैं इसके सेकेंडरी न्यूक्लियाई होते हैं। अब देखो सेल गिनते हैं इसकी। हमने कहा 3 हो गई ये एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कितनी होगी बेटा? ये 3 हो गई। ठीक है, और एक जिसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट है वो है सेंट्रल सेल। वो सेंट्रल सेल है, संख्या में 1 हो गया है। ये इसका सेकेंडरी न्यूक्लियाई जो कि n+n को रिप्रेजेंट करता है। ये 2 हो गई है इसमें सिनर्जिड सेल, ये सिनर्जिड सेल हो गया और 1 हो गया इसमें, ये एग हो गया इसमें। तो देखिए आप, ठीक है, एक एग हो गया इसमें। 3 4 5 6 7 के 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सेल 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक होता है एंजियोस्पर्म के अंदर। ठीक है, क्लियर? सिनर्जिड सेल जो होती हैं उनमें फिलीफॉर्म एपरेटस देखने मिलता है। अब ये क्या होता है? ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। ठीक है, क्लियर? देखिए ना, हम देख रहे हैं एम्ब्रियोसेक को देख रहे हैं, हमको बकायदा एक सेल, सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सब दिखाई पड़ रहा है इसके अंदर। क्लियर? ठीक, फिर पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो एंथर से बाहर निकलते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और इसके लिए वो डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिए एबायोटिक है ना, यहां पर एबायोटिक मेथड क्या होती है? वो होती है एयर के थ्रू होगा ये या वाटर के थ्रू होगा, हाइड्रोफाइट्स के। और बायोटिक मेथड किसके थ्रू होती है? एनिमल्स के थ्रू होगा। के एनिमल्स के थ्रू जब इंसेक्ट से होगा तो एंटोमोफिली बोलेंगे, पक्षियों से होगा ऑर्निथोफिली बोलेंगे, स्नेल से होगा मेलिकोफिली बोलेंगे, सांप से होगा ओफियोफिली बोलेंगे, के चमगादड़ से होगा, बैट से होगा कायरेप्टोफिली बोलेंगे, चींटियों से होगा मिर्मेकोफिली बोलेंगे इसको हम। ठीक है, और सबसे फेवरेट मेथड जो है, सक्सेसफुल मेथड है, वो है एंटेमोफिली। वो क्या है बेटा? वो है एंटोमोफिली। ठीक है, कीट परागण बोलते हैं इसको हम। क्लियर? ठीक है, देखिए आप ना, ये पॉलिनेटर इंसेक्ट है जो एक फ्लावर से अगले फ्लावर पे आता है। इसको नेक्टर मिलता है, खाने को भोजन मिलता है। सुग नेक्टर क्या होता है? फ्लावर से निकलने वाला सुगरी सब्सटेंस होता है, उसको नेक्टर कहते हैं। और ऐसे फ्लावर जो एंटेमोफिलस होते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं, नेक्टर सिक्रेट करते हैं और सुगंध वाले होते हैं। ठीक है, the pollen grain germinate on the stigma and resulting the pollen tube grow through the tissue of the stigma and style to reach the ovule। के मेल गेमिट को pollen tube कैरी करती है और जब मेल गेमिट को pollen tube कैरी करती है उसे हम साइफोनोगेमी कहते हैं। पहली बार pollen tube का विकास जिम्नोस्पर्म में हुआ था और वही pollen tube का डेवलपमेंट हमको एंजियोस्पर्म में भी देखने मिलता है। ठीक है, याद रखना बेटा कि जब मेल गेमिट पानी में तैरकर फीमेल गेमिट तक पहुंचता है उसे हम ज़ूडोगेमी कहते हैं। ठीक है,
पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रोसेक में इंटर करती है, जहां पे 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होते हैं। एक मेल गैमेट एक को फर्टिलाइज करता है और एक और जाइगोट बनाता है। एक मेल गैमेट एक को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट बनाएगा के, दूसरा मेल गैमेट जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा के। तो याद रखना बेटा कि यहां पे 2 इवेंट घट रहे हैं। एक इवेंट घट रहा है सिनगेमी। सिनगेमी का मतलब ये होता है मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज किया और जाइगोट बन गया अटके। दूसरा इवेंट घट रहा है ट्रिपल फ्यूजन, कि मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि वास्तव में n+n था उससे फ्यूज किया, तो कुल मिला के 3 न्यूक्लियस फ्यूज किए, तो ट्रिपल फ्यूजन कहा हमने। तो याद रखना जो सिनगेमी है, जब मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज किया, सिनगेमी कहा, तब जाइगोट बना और जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गैमेट फ्यूज किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, तब क्या बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, जो आगे डिवाइड होकर एंडोस्पर्म को बनाएगा। तो इसलिए एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म होता है ट्रिप्लॉइड। क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जो यूनिक होता है एंजियोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म के अलावा कहीं और आपको डबल फर्टिलाइजेशन देखने नहीं मिलेगा। ये यूनिक इवेंट होता है इसका। क्लियर बेटा, चलिए। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, जिसमें 1 या 2 कोटिलेडन हो सकते हैं। 1 कोटिलेडन होगा मोनोकॉट, 2 होगा डाइकॉट के। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि ट्रिप्लॉइड होता है ये, और ये डिवाइड होकर एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन खत्म हो जाती हैं वो सेल्स। ठीक है, और इस इवेंट के बाद में ओव्यूल सीड में के रूप में डेवलप होगा और ओवरी फ्रूट के रूप में डेवलप होती है। क्लियर, ये है एक एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो हमने, और देखो हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा है कि पूरा इसका जाइलम कैसा होता है, फ्लोएम कैसा होता है, वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, कि वेरी वेरी डिटेल के। हमने जब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, जब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा, तो ऑलरेडी बड़ा डिटेल में इस पर हम बात कर चुके हैं। ठीक है ना, चलिए अब बात करते हैं लास्ट हिस्से पे, वो है कि क्या होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैंने आपको शुरुआत में जब जब आपको जो है वो प्लांट किंगडम शुरू किया, तभी मैंने बताया था कि प्रकृति में जिसमें सबसे पहले एल्गी बनी, एल्गी के अंदर स्पोरोफिटिक केवल जाइगोट था। ठीक है, फिर अगली बार ब्रायोफाइटा बने। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट था। टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट थे। जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट था पर गैमेटोफाइट डिपेंडेंट था, और यही एंजियोस्पर्म के अंदर था। प्रकृति में धीमे धीमे गैमेटोफाइट को रिड्यूस होता चला गया और स्पोरोफाइट डेवलप होता चला गया। यानी इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि जैसे जैसे प्लांट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली गई, वैसे वैसे स्पोरोफाइट डोमिनेट करते चले गए और गैमेटोफाइट छोटे होते चले गए। ठीक है, मतलब ये है पौधों में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स जो है दोनों माइटोसिस से डिवाइड होती है। इन प्लांट्स बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड बाय माइटोसिस। दिस एबिलिटी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडीज। ठीक है ना, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस एंड दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट द गैमेटोफाइट। के बड़ी मजे की बात यह है कि एनिमल्स के अंदर जो हैप्लॉइड सेल होती है, सुनना बात ध्यान से, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, इनडायरेक्टली लिखा हुआ है कि एनिमल्स के अंदर जो हैप्लॉइड सेल होती हैं वो डिवाइड नहीं करती जनरली। ठीक है, जनरली, सभी में नहीं है, जनरली। जैसे ह्यूमंस है, स्पर्म अपने आप डिवाइड होकर कई सारे स्पर्म नहीं बना पाएगा, एग भी अपने आप डिवाइड होकर कई सारे एग नहीं बना पाएगा। के तो हैप्लॉइड सेल एनिमल्स में जो है, जितने हायर एनिमल होगा उसमें हैप्लॉइड सेल डिवाइड नहीं कर पाती। के पर प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं, डिप्लॉइड सेल भी डिवाइड करते हैं, इसलिए हैप्लॉइड सेल डिवाइड होकर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं, डिप्लॉइड सेल डिवाइड करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती हैं। के तो इसका मतलब हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो है वो किससे बनती है, वो जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। के हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को बोलते हैं हम गैमेटोफाइट बोलते हैं के, और डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम स्पोरोफाइट कहते हैं। याद रखना बेटा एक बात अच्छे से, कि मैंने आपसे कहा था पहले कि ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर जो कि गैमेट को प्रोड्यूस करता है उसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, दे गिव्स राइज टू गैमेट। के और ऐसा प्लांट स्ट्रक्चर जो स्पोर को प्रोड्यूस करता है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर होती है स्पोरिक मियोसिस। क्या, स्पोरिक म्यूसिस। के एनिमल्स में होती है गैमेटिक म्यूसिस। इस एनिमल्स में म्यूसिस गैमेट बनते समय होती है। ठीक है, प्लांट्स में म्यूसिस स्पोर बनते समय होती है, गैमेट बनते हैं जब स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा और फिर गैमेटोफाइट के अंदर माइटोसिस होगा, उससे फिर गैमेट बनेगा। ठीक है,
ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, माइटोसिस से डिवाइड होता है और स्पोरोफिटिक बॉडी में आता है, ठीक है, 2n बॉडी में आता है वो। हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड स्पोर को प्रोड्यूस करता है और देखने मिलती है हमको स्पोरिक मियोसिस हमको देखने मिलती है, ठीक है। और जो स्पोर होते हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस से और हैप्लॉइड बॉडी को बनाते हैं। इसका मतलब ये कि प्लांट के लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दोनों आपको अल्टरनेशन में देखने मिलते हैं, ठीक है। मतलब ये है, देखो क्या होता है, कोई भी प्लांट हो, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, स्पोरोफाइट है, म्यूसिस हुआ, स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट किया, गैमेटोफाइट बना, गैमेटोफाइट से गैमिट बने, गैमिट फ्यूज किए, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। तो मतलब स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, इसे ही बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। लिखा क्या लिखा देखिए पढ़िए एनसीईआरटी में, ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट, कोई भी प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके जीवन चक्र में आपको पीढ़ियों का एकांतरण देखने मिलेगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने मिलेगा। मतलब गैमिट्स जो है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट गैमिट को प्रोड्यूस करेगा और वो गैमिट फ्यूज करेंगे, उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट जो है वो म्यूसिस करेगा, उससे स्पोर बनेंगे, स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे कि गैमिट्स प्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और स्पोर प्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड स्पोरोफाइट के बीच पूरा जीवन चलता है। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में किस किस पीढ़ी का कितना महत्व है देखिए। जैसे हमने देखा था कि ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग स्ट्रक्चर थे, स्पोरोफाइट फूड सीडा कैप्सूल के रूप में डिपेंडेंट था, ब्रायोफाइटा में देखा था। एल्गी में क्या देखा हमने, एल्गी में देखा कि एल्गी में होती है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट एकमात्र स्पोरोफाइट था जो डिवाइड कर गया म्यूसिस से और गैमेटोफाइट बन गया उसके बाद। तो एल्गी में तो स्पोरोफाइट केवल जाइगोट था। ब्रायोफाइटा में फूड सीडा कैप्सूल के रूप में था। टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक हो गई। मतलब यह है कि किस जनरेशन में किसका कितना महत्व है उसके अकॉर्डिंग हम जो है लाइफ साइकिल को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, दूसरी होती है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरी होती है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और एक ना एक क्वेश्चन इस बार बेटा एग्जाम में इसके ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या देखेंगे आप, द ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज जाइगोट, नथिंग एल्स के, मतलब जाइगोट। और यहां पर आपको जाइगोटिक मियोसिस देखने मिलेगी आपको। सुनिए हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि मतलब यह है कि इसमें एकमात्र डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एकमात्र डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसमें 2 क्रोमोसोम के सेट हों वो जाइगोट होता है। जाइगोट में जाइगोटिक म्यूसिस होती है, उससे जो स्पोर बनते हैं, स्पोर से फिर मेन प्लांट बॉडी बनती है, फिर वो गैमेट बनती है, उससे जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर म्यूसिस हुआ, फिर मेन प्लांट बॉडी बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये है कि यहां पर पूरी तरीके से गैमेटोफाइट डोमिनेट करते हैं, स्पोरोफाइट सबसे अधिक रिड्यूस फॉर्म में होते हैं और केवल जाइगोट के रूप में होते हैं। ऐसा हमको देखने मिलता है एल्गी में और फंजाई में हमको ऐसा देखने मिलता है, ठीक है। देखिए स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन सेल जाइगोट, देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है, एकमात्र डिप्लॉइड सेल होती है वो है जाइगोट, ठीक है। म्यूसिस जाइगोट के अंदर होती है, उससे हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड स्पोर जो है माइटोसिस से डिवाइड करते हैं और गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेस जो होती है वो हैप्लॉइड प्लांट स्ट्रक्चर होता है, इसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं, के। और ऐसे जीवन चक्र को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं बेटा। और इसका एग्जांपल है एल्गी और फंजाइट के। तो एल्गी में हमने कहा वॉलबॉक्स हुआ, स्पाइरोगरा हुआ, क्लेमाइडोमोनास हुआ, ये इसके हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं। तो एग्जांपल दिमाग में डालना, क्योंकि एग्जांपल आएगा तो हमें लगेगा पता नहीं एक वॉलबॉक्स के बारे में पूछ लिया, आप आके बोलोगे अरे सर बॉलबॉक्स के बारे में क्वेश्चन आया था। अरे भैया बॉलबॉक्स के बारे में क्वेश्चन नहीं आया था, वो यहां से क्वेश्चन आया था वो, ठीक है ना। वॉलबॉक्स हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, स्पाइरोगरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास की स्पीशीज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करते हैं। अब डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या हो गया, जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है 2n, इसको बोलते हैं हम स्पोरोफाइट बोलते हैं हम, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट के, स्पोरोफाइट में होती है मियोसिस, इसमें होती है मियोसिस और क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोर जर्मिनेट होते हैं, क्या बनाते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट में गैमेट बनता है और वो फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर स्पोरोफाइट बनता है। मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है, लेकिन गैमेटोफाइट भी यहां पर बनते हैं, ठीक है। ये हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गया, ठीक है,
जो हैप्लॉन्टिक का ठीक अपोजिट है, यहां हैप्लॉन्टिक का ये ठीक अपोजिट है के ऑन अदर एक्सट्रीम is the type where the diploid sporophyte is the dominant photosynthetic एंड इंडिपेंडेंट फेज ऑफ दी प्लांट के गैमेटोफिटिक फेज जो होती है वो सिंगल से लेके फ्यू सेल का गैमेटोफाइट हो सकता है, और ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं के। याद रखिए एल्गी, एक एल्गी ऐसी है वेरी वेरी आईएमपी, और ये एग्जाम का एक बाउंसर क्वेश्चन याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट के वेरी वेरी आई, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमें मालूम है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक होती है, पर एल्गी फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करती है। वेरी वेरी आई के एल्गी फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करती है बेटा के। बाकी सारे के सारे जिम्नोस्पर्म हुए, सारे के सारे एंजियोस्पर्म हुए, वे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को वो शो करते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं एक लाइफ साइकिल ऐसी होती है, इसको हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। यहां पर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों बराबर महत्व के होते हैं। यहां पर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं। गैमेटोफाइट का भी विकास होता है, स्पोरोफाइट का भी विकास होता है। ठीक है, ये कंडीशन देखने मिलती है ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, देखिए जाइगोट जर्मिनेट किया, स्पोरोफाइट बना, स्पोरोफाइट में म्यूसिस हुआ, स्पोर बने, स्पोर से गेमिटोफाइट बना, गेमिटोफाइट ने गेमिट्स को बनाया, और फिर जो है वो गेमिट फ्यूज किए, फिर जाइगोट बना। लेकिन आप देख रहे हैं दोनों लाइफ साइकिल दोनों तरह के स्ट्रक्चर, यानी आपको गेमिटोफिटिक स्ट्रक्चर भी डेवलप दिखाई पड़ेगा और स्पोरोफिटिक भी आपको डेवलप यहां पर दिखाई देगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ठीक है, गैमेटोफिटिक फेज जो है वो फ्यू से लेके मल्टीसेल होती है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा जो है वो ना तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल प्योरली शो करते हैं, ना डिप्लॉन्टिक शो करते हैं, बीच की कंडीशन को शो करते हैं, ऐसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें दोनों फेज के, चाहे वो हैप्लॉन्टिक फेज, चाहे वो गैमेटोफिटिक फेज हो, चाहे स्पोरोफिटिक फेज हो, दोनों फेज में मल्टी सेलुलर देखने मिलते हैं। हालांकि ये फर्क है, ब्रायोफाइटा के अंदर जो मेन प्लांट बॉडी है, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफाइटिक, और टेरिडोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक। लेकिन उसके बावजूद ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट अच्छी तरीके से इवॉल्व होता है, फूड स्ट्रीटा कैप्सूल में बटा होता है। टेरिडोफाइटा में गैमेटोफाइट जो है वो भी मल्टीसेल्ड होता है। ठीक है, क्या लिखा है, ए डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थायराइड और इरेक्ट फेज is represented by haploid gametophyte and it alternates with the short-lived multicellular sporophyte totally or partially dependent over the gametophyte for its anchorage and nutrition। ऐसा हमको ब्रायोफाइटा में देखने मिलता है। ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट के ऊपर निर्भर करता है, टोटली डिपेंडेंट हो सकता है, पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है। ठीक है, ये हमें देखने मिलता है कहां, ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा में क्या देखा था हमने कि स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं टेरिडोफाइटा की बात करें हमके तो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वेस्कुलर प्लांट बॉडी, इट अल्टरनेट्स विद द मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ठीक है, जब टेरिडोफाइटा की बात करते हैं तो टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, फर्न देखा था हमने स्लेजिला देखा था हमने, और फिर जो गेमेटोफाइट बनते हैं फीमेल गेमेटोफाइट, याद है कुछ कि वो वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ के, तो ये जो है फीमेल गेमेटोफाइट यहाँ पर भी हमको मल्टी सेल देखने मिलता है, भले ही शॉर्ट लिव्ड हो परंतु वो इंडिपेंडेंट होता है। फीमेल गेमेटोफाइट स्लेजिला की बात करें हम, चाहे फर्न की बात करें, वो अपना फोटोसिंथेसिस खुद कर लेता है वो। ठीक है, तो ऐसे लाइफ साइकिल को क्या बोलते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब ये यहां पर ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी जनरेशन अधिक डोमिनेट करती है, क्योंकि टेरिडोफाइटा में दोनों इक्वली, दोनों इंडिपेंडेंट है, ना स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, ना गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट है। हालांकि ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखना, तो सभी टेरिडोफाइटा इस पैटर्न को शो करते हैं। मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको ब्रायोफाइटा में देखने मिलती है, टेरिडोफाइटा में देखने मिलती है। अब कुछ एक्सेप्शन दिमाग में रखना पड़के, मोस्ट ऑफ द एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक होती है, लेकिन जो कुछ एल्गी से एक्टोकार्पस हुआ, पॉलीसाइफोनिया हुआ और कैल्प हुआ, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। वेरी वेरी आईएमपी के, ये बेटा क्या है, ये छिपा के लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम में आती कई बार के, छिपा के लिखी का मतलब है कि इसको देख के हमें लगता है कि शायद इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पर आ जाता है एग्जाम में के। तो कहने का मतलब ये है कि एक्टोकार्प, देखो एल्गी में चार चीज याद रखना है, सब मोस्ट ऑफ दी एल्गी जो है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करती है, फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, लेकिन पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प, पॉलीसाइफोनिया, एक्टोकार्पस और कैल्प जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा, जबकि फ्यूकस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को शो करता है। ठीक है, यहां पर हमारा प्लांट किंगडम वाला चैप्टर पूरा होता है।
हालांकि आपको बहुत सच में मुझे लगा होगा कि आपको बड़ा बोर भी लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं के, लेकिन बेटा जो बेस्ट पॉसिबल तरीका था इस चैप्टर को पढ़ने का वो मैंने अपनाया। आपको मैंने बहुत दूसरी चीजें भी बताई आपको के, और मैंने कोशिश किया है कि आपका जो देखो एनसीईआरटी तो हमने 101% कवर किया है, ठीक है, लेकिन क्या है कि चूंकि ये इतना बड़ा फील्ड है और एग्जाम का सिलेबस हमारा कन्फाइंड सिलेबस है, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे हम के, तो इसलिए आप डिफरेंट एमसीक्यू बुक देखेंगे तो आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नहीं लगेंगे आपसे, तो उनको लेके चिंता मत करना। आपसे डीपीएस का क्वेश्चन लगना चाहिए बस, ठीक है, आपको टेस्ट के क्वेश्चन बनना चाहिए, और आपसे पिछले 5-7 सालों में जो एग्जाम में आए क्वेश्चन है वो सारे बनना चाहिए आपसे। समझ गए ना, बात खत्म, चिंता मत कीजिए, है ना, क्योंकि इसमें बहुत एग्जाम्पल हैं। तो पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखें, उसके बाद फिर मैंने जो बताया वो चीजों को याद रखें। पहली प्रायोरिटी एनसीईआरटी एग्जाम्पल, देन जो मैंने पढ़ाया परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शेड्यूल बेटा एक बार देख लेना इसमें, ठीक है ना। चलिए ना, तो यहां पर हमारा प्लान किंगडम पूरा होता है, क्लियर। चलिए बेटा, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.